हेलो एवरीवन। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपकी एजुकेटर सरन्या। आज हम डील करने वाले हैं टॉपिक एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, जिसकी नीचे 3 कैटेगरीज ऑफ रिसेप्टर्स हैं। एक है आपका रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस, दूसरा टायरोसिन काइनेस एसोसिएटेड रिसेप्टर्स और तीसरा रिसेप्टर सेराइन थ्रियोनिन काइनेस। ओके, इन कैटेगरीज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इनकी नीचे बहुत सारे पाथवेज हैं जिसे हम कवर करने वाले हैं। तो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, इसके पास 3 कैटेगरीज ऑफ रिसेप्टर्स हैं। एक है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस, दूसरा टायरोसिन काइनेस एसोसिएटेड रिसेप्टर्स और तीसरा रिसेप्टर सेराइन थ्रियोनिन काइनेसेस। ओके, तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस फर्दर डिवाइड हो जाता है रैस्मैप काइनेस में, IP3 डैग पाथवे में और AKT mTOR पाथवे में। टायरोसिन काइनेस एसोसिएटेड रिसेप्टर के अंदर आ जाता है जैक-स्टैट पाथवे। रिसेप्टर सेराइन थ्रियोनिन काइनेसेस में मिल जाता है आपका TGF बीटा पाथवे। ओके, तो ये हैं आपकी कैटेगरीज ऑफ एंजाइम लिंक रिसेप्टर। आज हम ये सारे पाथवेज को कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए देखते हैं। तो enzyme linked receptors can act directly as enzymes or can be associated with enzyme। इसका मतलब है enzyme linked receptors खुद एंजाइम हो सकते हैं या फिर वो किसी एंजाइम के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। ठीक है, या तो वो अपने आप एंजाइम है या फिर किसी मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड है और वो मॉलिक्यूल एंजाइम है। ठीक है, तो दे कैन बी सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, मतलब वो एक ही बार ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब एक ही बार आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पास करते हैं। तो सो दे आर सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। इसके पास एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है जो कि लिगांड बाइंडिंग होता है, मतलब लिगांड आके इस जगह बाइंड हो जाता है। फिर इसके पास साइटोसोलिक रीजन होता है जिसके पास कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, मतलब इसकी जो साइटोसोलिक डोमेन है उसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, वो एंजाइम की तरह काम करता है। तो इस जो स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था ना डायरेक्टली एज एंजाइम, तो ये डायरेक्टली एज एंजाइम भी काम कर सकता है क्योंकि ये कैटालिटिक डोमेन है और एंजाइमेटिक एक्टिविटी इसके पास है। और ये प्रोटीन काइनेसेस है, ये दूसरे प्रोटीन्स को फॉस्फोरिलेट करते हैं। द नेम काइनेसेस, इसका मतलब है कि ये फॉस्फोरिलेट करते हैं। ठीक है, तो पहली कैटेगरी हम देखने वाले हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस की लिगांड्स हो सकती हैं ग्रोथ फैक्टर्स, साइटोकाइंस, हार्मोन्स, नर्व ग्रोथ फैक्टर, देन PDGF, प्लेटलेट डिपेंडेंट ग्रोथ फैक्टर्स, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स, फिर आपका आता है IGF, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स। ऐसे बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स बेसिकली आपके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस की लिगांड बन जाते हैं और इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल की डिवीजन में। सेल डिवीजन में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इस प्रोटीन्स के अंदर कोई भी म्यूटेशन हो जाए तो हमारा रिजल्ट कैंसर हो सकता है। ठीक है, अगर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस में कोई भी गड़बड़ या फिर म्यूटेशन हो जाए तो कैंसर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, द एंजाइम्स दैट स्पेसिफिकली, ठीक है, फॉस्फोरिलेट टायरोसिन रेसिड्यूज, जो एंजाइम स्पेसिफिकली टायरोसिन रेसिड्यूज पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं उन्हें हम टायरोसिन काइनेस करके कहते हैं। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखने वाले हैं अभी। तो क्या होता है, आपका लिगांड या फिर ग्रोथ फैक्टर आके रिसेप्टर पे बाइंड कर लेता है। तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, लिगांड बाइंडिंग टू द रिसेप्टर। उसके बाद क्या हो जाता है, जब रिसेप्टर लिगांड के पास बाइंड हो जाता है डाइमराइजेशन हो जाता है, दो रिसेप्टर एक साथ जुड़ जाते हैं जिसे हम कहते हैं डाइमराइजेशन। रिसेप्टर की डाइमराइजेशन हो जाती है। फिर
ये जो कैटालिटिक डोमेन है ना, साइटोप्लाज्मिक कैटालिटिक डोमेन, वो एक्टिव हो जाती है। साइटोप्लाज्मिक कैटालिटिक डोमेन एक्टिव हो जाती है और ये डोमेन्स एक दूसरे को, मतलब ये वाला रिसेप्टर इस रिसेप्टर को और ये वाला रिसेप्टर इस रिसेप्टर को क्रॉस फॉस्फोरिलेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला रिसेप्टर इसको फॉस्फोरिलेट करता है और ये वाला रिसेप्टर इसको फॉस्फोरिलेट, मतलब क्रॉस फॉस्फोरिलेट करते हैं और इस फिनोमेना को हम कहते हैं ऑटो फॉस्फोरिलेशन ऑफ द रिसेप्टर डाइमर। तो क्या होता है, लिगांड आके रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है, रिसेप्टर डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइजेशन की वजह से साइटोप्लाज्मिक कैटालिटिक डोमेन एक्टिव हो जाती है, फिर एक दूसरे को फॉस्फोरिलेट क्रॉस फॉस्फोरिलेट कर लेते हैं, जिसे हम ऑटो फॉस्फोरिलेशन ऑफ द रिसेप्टर डाइमर करके कहते हैं। तो द फर्स्ट पाथवे अंडर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रैस मैप काइनेज पाथवे। ठीक है, रैस मैप काइनेज पाथवे। तो मैप के मतलब मैप काइनेज, मैप का फुल फॉर्म है माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ये बहुत स्पेसिफिक होता है, इसके लिए फॉस्फोरिलेशन के लिए एट अमीनो एसिड्स सिराइन, थ्रियोनिन और टायरोसिन। इसमें टायरोसिन भी आता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, सिराइन, थ्रियोनिन और टायरोसिन इन 3 अमीनो एसिड्स को फॉस्फोरिलेट करता है हमारा मैप काइनेज। नाम में ही काइनेज है। हमने पहले ही पढ़ा था कि काइनेज का फंक्शन है फॉस्फोरिलेट करवाना, किसी प्रोटीन के फॉस्फोरिलेट करवाना। तो मैप काइनेज क्या करता है, बहुत स्पेसिफिकली सिर्फ इन 3 अमीनो एसिड्स सिराइन, थ्रियोनिन और टायरोसिन, इन 3 अमीनो एसिड्स को स्पेसिफिकली फॉस्फोरिलेट करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका रैस। रैस है मोनोमेरिक जी प्रोटीन। ठीक है, रैस एक जी प्रोटीन है। हमने इन द प्रीवियस लेक्चर्स जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स में देखा था कि वहां का जी प्रोटीन प्राइमरिक इन नेचर था। ठीक है, वहां का जी प्रोटीन प्राइमरिक इन नेचर था, मगर रैस जो जी प्रोटीन है वो मोनोमेरिक इन नेचर है। ठीक है, वो मोनोमेरिक है और उसके पास जीटीपीएस एक्टिविटी है। जीटीपीएस एक्टिविटी का मतलब है ये जीटीपी को हाइड्रोलिसिस करके जीडीपी में कन्वर्ट कर सकता है। ओके, it has role in cell proliferation, differentiation. It is located in the inner plasma membrane. और अगर इस रैस प्रोटीन की म्यूटेशन हो जाती है तो इट विल रिजल्ट इन कैंसर। ठीक है, तो रैस एक्टिवेट करता है मैप काइनेज को, तो ये सिग्नल होता है सेल ग्रोथ और डिवीजन के लिए। अगर रैस एक्टिवेट करे एकेटी एम्प्टोर पाथवे को तो ये सिग्नल होता है प्रोटीन सिंथेसिस करवाने के लिए और अपोप्टोसिस को इनहिबिट करने के लिए। अपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सेल डेथ को हमें स्टॉप करने के लिए एकेटी एम्प्टोर पाथवे से सिग्नल मिलता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, पहले लिगांड रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है। तो सेकेंड स्टेप डाइमराइजेशन ऑफ रिसेप्टर, ये दो रिसेप्टर एक साथ जुड़ जाते हैं, डाइमराइजेशन ऑफ रिसेप्टर। फिर ये जो कैटालिटिक डोमेन है ना, जो कि साइटोप्लाज्मिक है, वो एक्टिवेट हो जाती है और क्रॉस फॉस्फोरिलेट कर लेती है। आप यहाँ देख सकते हैं ना, क्रॉस फॉस्फोरिलेट हो गया एट टायरोसिन रेसिड्यू। याद रख लीजिएगा कि जो ऑटो फॉस्फोरिलेशन हो रहा है ना, वो कहाँ होता है, टायरोसिन रेसिड्यूज में ऑटो फॉस्फोरिलेशन होता है। ठीक है, सो क्रॉस फॉस्फोरिलेशन ऑफ द रिसेप्टर्स एट द टायरोसिन रेसिड्यू। ओके, जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए, ठीक है, क्रॉस फॉस्फोरिलेशन के बाद एक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर, रिसेप्टर अभी बिल्कुल तैयार है काम करने के लिए। अब क्या होता है, आपकी अडेप्टर प्रोटीन जाके इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाती है, जैसे कि GRB2 एंड SOS। ये दोनों अडेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, वो आपके एक्टिवेटर रिसेप्टर के पास खींचे चले आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं GRB2 और SOS आपकी एक्टिवेटेड रिसेप्टर के पास आ जाते हैं। ठीक है, और बाइंड हो जाते हैं। ये जो एक्टिवेटेड रिसेप्टर है ये क्या करता है, हमारे अडेप्टर प्रोटीन्स GRB2 और SOS को एक्टिवेट कर देता है।
Okay, so activated receptor will activate GRB2 and SOS. तो SOS का एक स्पेशल फंक्शन है, जेफ एक्टिविटी है उसके पास। जेफ हमने देखा था इन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, जेफ के बारे में। ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर होता है जो जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट कर सकता है। तो एसओएस के पास जेफ एक्टिविटी है तो वो रैस को एक्टिवेट कर देगा और उसके पास जीटीपी होगा, उसके पास जीटीपी होगा। ओके, सो एक्टिवेटेड रैस जीटीपी के साथ जुड़ा होता है। तो ये एक्टिवेटेड रैस क्या करता है, रैफ को एक्टिवेट करता है। रैफ क्या है, मैप काइनेज काइनेज काइनेज। ठीक है, मैप काइनेज 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 होता है रैफ। रैफ एमईके को एक्टिवेट करता है, मैक रैफ टू मैक। रैफ एमईके को एक्टिवेट करता है जो कि मैप काइनेज काइनेज, और एमईके ईआरके को एक्टिवेट करता है जो कि असल में मैप काइनेज होता है। ठीक है, रैस प्रोटीन मैप काइनेज को एक्टिवेट करता है। उसका मतलब है रैस रैफ को एक्टिवेट करेगा, रैफ एमईके को एक्टिवेट करेगा, फिर एमईके ईआरके को एक्टिवेट करेगा। ईआरके क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और जीन ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन एक्टिविटी में मदद करेगा। ओके, तो एक और बार इसको रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। तो लिगांड और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज बाइंडिंग हो जाती है, फिर होता है डाइमराइजेशन ऑफ रिसेप्टर, ऑटो क्रॉस फॉस्फोरिलेशन ऑफ द रिसेप्टर एट द टायरोसिन रेसिड्यू, फिर एडाप्टर प्रोटीन्स की एक्टिवेशन हो जाती है, जीआरबी2 एंड एसओएस। एसओएस के पास जेफ एक्टिविटी है, इसके वजह से वो रैस को एक्टिवेट कर देता है, और एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ रैस है रैस जीटीपी। ओके, रैस प्रोटीन रैफ को एक्टिवेट करेगा, रैफ एमईके को एक्टिवेट करेगा, एमईके ईआरके को एक्टिवेट करेगा जो कि मैप काइनेज होता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है और जीन ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है। ओके, तो हमारा रैस मैप काइनेज पाथवे खत्म हो गया। हम अभी देखने वाले हैं आईपी3 एंड डैग पाथवे जो कि comes under again रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। हमने आईपी3 डैग पाथवे को जी प्रोटीन में भी पढ़ा था। ठीक है, जी प्रोटीन में भी हमने पढ़ा था। पाथवे तो बेसिकली सेम है, मगर ऐसे रिसेप्टर के साथ लिगांड बाइंड होके एक्टिवेट हो जाता है, सिर्फ वो डिफरेंट है जी प्रोटीन में, जिसमें सरपेंटीन रिसेप्टर्स आते हैं, और इस रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में जहां डाइमराइजेशन ऑफ रिसेप्टर वगैरह होता है ना, सिर्फ ये पार्ट डिफरेंट है। बाकी सारे के सारे पार्ट जहां आपका फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम से लेके प्रोटीन काइनेज सी तक सारे के सारे पार्ट सेम होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर आके रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है, फिर डाइमराइजेशन ऑफ रिसेप्टर, फिर ऑटोफॉस्फोरिलेशन ऑफ रिसेप्टर्स एट द टायरोसिन काइनेज रेसिड्यू। ओके, ये सब के सब सेम होते हैं सारे के सारे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर पाथवेज में। जैसे कि लिगांड रिसेप्टर से बाइंड हो जाए, फिर रिसेप्टर की डाइमराइजेशन हो जाए, फिर ऑटोफॉस्फोरिलेशन हो जाए, उसके बाद एक अडेप्टर प्रोटीन को ये रिसेप्टर एक्टिवेट करता है। तो इस पाथवे में फॉस्फोलाइपेज सी गामा एक्टिवेट हो जाएगा जो कि हेल्प करेगा कन्वर्जन ऑफ PIP2 इंटू IP3 एंड डैग। ठीक है, डैग आपका मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है तो मेम्ब्रेन के साथ रहेगा। IP3 क्या करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा और वहां आपके कैल्शियम आयन चैनल्स को ओपन कर देगा। तो जो भी कैल्शियम SCR के अंदर स्टोर्ड है वो सब साइटोप्लाज्म में निकल के बाहर आ जाएंगे। ओके, साइटोप्लाज्म में निकल के बाहर आ जाएंगे, और ये कैल्शियम अलोंग विथ डैग प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज सी नाम में ही लिखा है काइनेज, ताकि दूसरे प्रोटीन्स को ये फॉस्फोरिलेट करके एक्टिवेट कर देता है। ओके, सेम पाथवे, एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ रिसेप्टर की एक्टिवेशन कैसे हो रही है वो ही यहाँ डिफरेंट है, बस एवरीथिंग एल्स इज सेम। तो थर्ड पाथवे अंडर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो कि हम पढ़ने वाले हैं PI3 काइनेज और फॉस्फोटिडाइल इनोसिटॉल 3 काइनेज, फॉस्फोटिडाइल इनोसिटॉल 3 काइनेज पाथवे। तो इसमें भी लिगैंड आके रिसेप्टर में बाइंड हो जाता है, रिसेप्टर की डाइमराइजेशन हो जाती है, रिसेप्टर क्रॉस फॉस्फोरिलेट या फिर ऑटोफॉस्फोरिलेट कर लेता है और रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है।
फिर एक अडेप्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, वो है यहाँ PI3 काइनेज, फॉस्फोटिडाइल इनोसिटॉल 3 काइनेज। ये फॉस्फोरिलेट हो जाता है और एक्टिव हो जाता है। क्योंकि ये एक काइनेज है, ये एक एंजाइम है, ये क्या करता है, PIP2 को फॉस्फोरिलेट कर देता है और कन्वर्ट कर देता है PIP2 को PIP3 में। एक फॉस्फेट ग्रुप एडिशन की वजह से PIP2 इज कन्वर्टेड टू PIP3 और ये एक्टिव हो जाता है। अब एक प्रोटीन आता है, प्रोटीन काइनेज बी, ठीक है, प्रोटीन काइनेज बी आके PIP3 के साथ बाइंड हो जाता है। ओके, अभी इस प्रोटीन काइनेज बी को एक्टिवेट करने के लिए दो एंजाइम की जरूरत है, वो है PDK1 और PDK2। PDK का मतलब है फॉस्फोटिडाइल इनोसिटॉल डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है, फॉस्फोटिडाइल इनोसिटॉल डिपेंडेंट काइनेज 1 एंड 2 हमारे प्रोटीन काइनेज बी को एक्टिवेट कर देगा। और ये एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज बी जो कि फॉस्फोरिलेटेड है, अब इसका काम है सेल ग्रोथ को बढ़ाना, सेल सर्वाइवल को इंक्रीज करना और अपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम सेल डेथ को इनहिबिट करना, ठीक है। तो ये है आपका PI3 काइनेज पाथवे, जिसमें लिगैंड रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है, डाइमराइजेशन, ऑटोफॉस्फोरिलेशन, फिर PI3 काइनेज एक्टिव, कन्वर्जन ऑफ PIP2 इनटू PIP3, फिर PIP3 के साथ PKB बाइंड हो जाता है। PKB को एक्टिवेट करने के लिए PDK1 एंड 2 की जरूरत है। एक्टिवेटेड PKB जो कि फॉस्फोरिलेटेड होता है, हेल्प्स इन सेल ग्रोथ, सर्वाइवल और इनहिबिशन ऑफ एपोप्टोसिस। ओके, तो ये तीन पाथवे, रासमैप काइनेज, IP3 डैग और PI3 काइनेज पाथवे कम्स अंडर हमारा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। तो ये सब रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का ही पार्ट है। अभी हम सेकेंड कैटेगरी ऑफ एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के बारे में देखने वाले हैं, वो है टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर। ये है सेकेंड कैटेगरी ऑफ एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर्स, ठीक है। इस रिसेप्टर में और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में, जो कि हमने इससे पहले पढ़ा था, एक छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है, एक छोटा सा डिफरेंस है। ओके, एक छोटा सा डिफरेंस है। ये जो टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर्स है, इनके पास इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है, इनके पास इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती, मतलब इनके पास खुद, इस रिसेप्टर के पास खुद एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती, मगर ये एक प्रोटीन के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। ये रिसेप्टर्स खुद को एक प्रोटीन के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, जिसके पास टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी होती है, ठीक है। खुद के पास तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं है, मगर ये एक दोस्त बना लेते हैं, ठीक है, एक प्रोटीन को अपना दोस्त बना लेते हैं जिसके पास टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी होती है, वो इस एंजाइमेटिक एक्टिविटी में हेल्प करता है, ठीक है। इसके पास भी एक्स्ट्रा सेलुलर लिगैंड बाइंडिंग डोमेन होता है, सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस होता है और टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड प्रोटीन होता है साइटोसोलिक डोमेन में, ठीक है। साइटोसोलिक डोमेन में आपका एक टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड प्रोटीन अटैच्ड होता है और उसका नाम है जैक, उसका नाम है जैक, और इसका फुल फॉर्म है जानस काइनेसिस, JANUS काइनेसिस, ओके, जानस काइनेसिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम जैक करके कहते हैं, ओके। ओके, तो अब क्या होता है, what are the ligands for tyrosine kinase associated receptors? तो the ligands for tyrosine kinase associated receptors होते हैं एंटीजन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर्स, इंटरल्यूकिन्स और इंटरफेरॉन्स, ओके। जैक एंजाइम होता है, ठीक है, इसके नाम में ही है जानस काइनेसिस, काइनेस मतलब दे फॉस्फोरिलेट, और स्टैट एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। इन दोनों से मिलके ये पाथवे बनता है और इस पाथवे का नाम है जैक स्टैट पाथवे, जिसमें जैक एंजाइम है और स्टैट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। एज वी नो, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का फंक्शन है
न्यूक्लियस में जाके जीन की ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करना, ठीक है। तो ये स्टैट प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियस में जाकर जीन ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प करता है। ओके, सो अभी हम जैक स्टैट पाथवे के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो लिगांड रिसेप्टर के साथ पहले बाइंड हो जाता है, फिर डाइमराइजेशन, सेम दिस स्टेप्स आर सेम इन ऑल द पाथवे, ठीक है। ये स्टेप सारे के सारे पाथवेज में सेम होते हैं, जैसे कि लिगांड रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, फिर डाइमराइजेशन ऑफ रिसेप्टर होता है। ओके, डाइमराइजेशन के बाद इसमें एक छोटा सा चेंज है, क्या होता है, पहले जो जैक है ना, जो कि साइटोसोलिक डोमेन के साथ लिंक्ड है, इस जैक स्टैट पाथवे में साइटोसोलिक रीजन में कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए वो जैक को अपना दोस्त बना के अपने पास बैठा लेती है, जिसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। ओके, तो जैक पहले क्या करता है, एक दूसरे को फॉस्फोरिलेट कर लेते हैं, क्रॉस फॉस्फोरिलेशन। ये वाला जैक इसको फॉस्फोरिलेट करेगा और ये वाला जैक इसको फॉस्फोरिलेट करेगा। सो दैट इज द थर्ड स्टेप। सो द फर्स्ट स्टेप लिगांड रिसेप्टर बाइंडिंग, सेकेंड स्टेप डाइमराइजेशन, थर्ड स्टेप जैक एक दूसरे को फॉस्फोरिलेट कर लेते हैं। फोर्थ स्टेप क्या होता है, ये जो फॉस्फोरिलेटेड जैक होता है ना, वो रिसेप्टर को फॉस्फोरिलेट करता है। यहाँ देख सकते हैं हम, फॉस्फोरिलेटेड जैक रिसेप्टर को फॉस्फोरिलेट करेगा एट द टायरोसिन रेसिड्यू। ओके, एट द टायरोसिन रेसिड्यू। तो रिसेप्टर आपका एक्टिवेटेड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, कोई अडेप्टर प्रोटीन आएगा और यहाँ अडेप्टर प्रोटीन है आपका स्टैट। ऑल्सो स्टैट ही आपका ग्रोथ फैक्टर है, मतलब स्टैट ग्रोथ फैक्टर नहीं है, स्टैट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, सॉरी मैंने गलत कह दिया, स्टैट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। ओके, तो क्या होता है, रिसेप्टर लिगांड के साथ बाइंड हो जाता है और रिसेप्टर की डाइमराइजेशन हो जाती है, फिर जैक की क्रॉस फॉस्फोरिलेशन एंड एक्टिवेशन, फिर फॉस्फोरिलेटेड जैक रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। स्टैट इज द अडेप्टर प्रोटीन, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, वो आके जैक के साथ बाइंड करेगा और स्टैट की भी एक्टिवेशन हो जाएगी, स्टैट गेट्स फॉस्फोरिलेटेड। ये जो एक्टिवेटेड और फॉस्फोरिलेटेड स्टैट है वो जैक से अलग हो जाता है आफ्टर फॉस्फोरिलेशन और न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है और हेल्प्स इन जीन ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो ये है आपका जैक स्टैट पाथवे। So next category of the enzyme linked receptor is receptor serine threonine kinases, ठीक है। So these are enzyme linked receptors that will belong to the family serine threonine kinases और इसका लिगांड है TGF बीटा। TGF बीटा के फैमिली के जो भी लिगांड्स आते हैं वो सब इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकते हैं इन हेल्पफुल फॉर सिग्नल ट्रांसडक्शन में, ठीक है। तो TGF बीटा जो कि लिगांड होता है रिसेप्टर से बाइंड होता है। सेकेंड स्टेप डाइमराइजेशन ऑफ रिसेप्टर। डाइमराइजेशन ऑफ रिसेप्टर से क्या होता है, टाइप 2 सेराइन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिवेट हो जाते हैं। सेराइन थ्रियोनिन काइनेजेस टू टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो डाइमराइजेशन ऑफ रिसेप्टर से क्या होता है, टाइप 2 सेराइन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर ये टाइप 2 सेराइन थ्रियोनिन काइनेज टाइप 1 सेराइन थ्रियोनिन काइनेज को एक्टिवेट करते हैं। टाइप 2 टाइप 1 को एक्टिवेट करेगा, जिसके वजह से ऑटो फॉस्फोरिलेशन ऑफ द रिसेप्टर्स एट द टायरोसिन रेसिड्यू हो जाएगा। फिर जब आपका रिसेप्टर फॉस्फोरिलेट होके एक्टिव हो जाता है, अडेप्टर प्रोटीन्स आ जाते हैं और इस पाथवे में अडेप्टर प्रोटीन है स्मैड। SMAD2 हो सकता है या फिर SMAD3 हो सकता है। इनकी ये जो प्रोटीन्स है ना, जो कि अडेप्टर प्रोटीन्स, इनकी फॉस्फोरिलेशन हो जाती है और वो करता है आपका रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर SMAD2 या फिर SMAD3 को फॉस्फोरिलेट कर देता है, ठीक है। SMAD2 या फिर SMAD3 को फॉस्फोरिलेट करके एक्टिव कर देता है। अभी दूसरा एक प्रोटीन आता है SMAD4, ठीक है। SMAD4 आ जाता है दूसरा प्रोटीन। SMAD2 या फिर SMAD3 SMAD4 को भी एक्टिवेट कर देता है। जो SMAD2 और SMAD3 होते हैं हमेशा ये डाइमर की तरह रहते हैं, मतलब आपके पास इधर 2 SMAD2 होगा या फिर 2 SMAD3 होगा। वो बाइंड हो जाता है SMAD4 के साथ और ये
अभी बन जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तरह, न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं और हेल्प्स इन जीन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और हेल्प्स इन जीन ट्रांसक्रिप्शन। दैट्स इट। आपका टीजीएफ बीटा स्मैड का पाथवे सिंपल है। टीजीएफ बीटा लिगांड है, रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा, डायमराइजेशन ऑफ द रिसेप्टर, टाइप 2 सेराइन थ्रेओनिन काइनेज की एक्टिवेशन हो जाएगी, जो कि एक्टिवेट करेगा टाइप 1 सेराइन थ्रेओनिन काइनेज को, फिर ऑटो फॉस्फोरिलेशन ऑफ रिसेप्टर्स एट द टायरोसिन रेसिड्यू, फिर स्मैड 2 और 3 की एक्टिवेशन हो जाएगी, जो कि एक्टिवेट करेगा स्मैड 4 को। एक साथ ये वाला कॉम्प्लेक्स चला जाएगा न्यूक्लियस के अंदर और जीन ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा। तो ये है आपका फाइनल पाथवे आज के क्लास के लिए। तो आप अगर देखोगे तो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर पाथवे में ऑलमोस्ट सारे के सारे पाथवेज सेम ही हैं, सिर्फ वहां अडेप्टर प्रोटीन्स का काम डिफरेंट है और जो फाइनल रिजल्ट होता है ना जीन ट्रांसक्रिप्शन के बाद वो डिफरेंट होता है। बेसिकली लिगांड रिसेप्टर से बाइंड होगा सेम, फिर रिसेप्टर की डायमराइजेशन होगी, राइट, उसके बाद रिसेप्टर की जो साइटोसोलिक डोमेन है वहां एक्टिवेशन होगा और क्रॉस फॉस्फोरिलेशन होगा, सेम फॉर ऑल द पाथवे। फिर एक अडेप्टर प्रोटीन आएगा और उसकी एक्टिवेशन हो जाएगी, वो दूसरे प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बन के न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे, फिर हेल्प्स इन जीन ट्रांसक्रिप्शन। ये है कॉमन पाथवे फॉर ऑल द एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना आता है कौन सा अडेप्टर प्रोटीन कौन से पाथवे में आता है, बस इतना डिफरेंस है, बाकी सारा बेसिक पाथवे सेम ही है। ओके, सो आई होप आज का क्लास एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वेरी सिंपल पाथवेज हैं, बेसिक पाथवेज सबके लिए सेम है, सिर्फ आपको याद रखना है ये अडेप्टर प्रोटीन्स और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या क्या हैं, ठीक है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो